नमस्कार। स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। अगर कोई एक बात जिस पर हम भारतीय परिवार सहमत हो सकता है तो वो ये है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। हम सभी इस विचार के साथ बड़े हुए हैं कि यदि हम स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। अब इंटरनेट के आ जाने से पारंपरिक स्कूल और कॉलेज के अलावा शिक्षा प्राप्त करने के और भी तरीके हैं। अब हम कौशल बढ़ाने और नौकरी के लिए तैयार होने पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। आज के एपिसोड में हम उन कंपनियों का पता लगाएंगे जो ऑनलाइन कोर्स प्रदान करती हैं और इसके आखिर में अपने छात्रों को नौकरी भी दिलाती हैं। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोगों ने स्थिर अच्छे वेतन वाली नौकरियों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए इन सेवाओं का उपयोग किया है। नेक्स्ट हाफ बिलियन या NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। नेक्स्ट हाफ बिलियन भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए नेक्स्ट शब्द को यूज किया गया है। हम उन्हें उन 500 मिलियन फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स के समूह के रूप में बताते हैं जो 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। डेमोग्राफिक नजरिए से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक है और ब्लू कॉलर वर्कर, घरेलू वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड आदि भी है। वे टेक के साथ अधिक से अधिक कंफर्ट का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत के हसल और एम्बिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ निवेदिता, एक एक्स इंजीनियर, कॉमेडियन और लेखिका। और मैं हूँ उत्सव, निवेदिता की ही तरह एक एक्स इंजीनियर, साथ में मार्केट रिसर्चर, यात्री और पॉडकास्टर भी। आप स्मार्टफोन नेशन में सुन रहे हैं कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मार्टफोन ने भारत में छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करने वाले कौशल तक पहले से कहीं अधिक तेजी से और आसानी से पहुंचने में मदद की है। इस एपिसोड पर मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं एक टेक कंपनी के लिए काम करता हूं और मुझे पता है कि अच्छा टैलेंट ढूंढना कितना कठिन है। किसी कॉलेज से ऐसा ग्रेजुएट ढूंढना और भी कठिन है जिसके पास ऐसी स्किल्स हों जो सच में किसी नौकरी में काम आए। वो मैं हूँ। मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन मैंने इसके बारे में केवल अपनी नौकरी के पहले 6 महीनों में ही वास्तव में सीखा। खुशी है कि मैं अकेला नहीं हूँ। शुरुआत में मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोटिव कंपनी में शामिल होता तो मेरा प्रदर्शन बहुत खराब होता। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही आम बात है। एक शिक्षा और एक नौकरी के लिए विशेष कौशल बहुत अलग है। आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं कहूँगी कि नौकरी करते सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसी तरह मैं कॉमेडी और पॉडकास्टिंग में आई, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कुछ और मिला जिससे मैं अपनी जीविका चला सकती हूँ। मैं खुद इसके बारे में बहुत हैरान हूँ। और ज्यादातर लोगों को हमारी तरह विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार की सीमा पर स्थित गांव बलिया के ज्ञान प्रकाश मिश्रा को सुनिए। वे पढ़ाई और नौकरी पाने की कोशिश के दौरान अपनी चुनौतियों के बारे में बताते हैं। तो उसके इंटर करने के बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था BA के लिए, और वहाँ पे हो नहीं पाया। तो मैंने अब गांव के एक छोटे से कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया कि वो BA की पढ़ाई भी साथ साथ चलती है और मैं अपने तैयारी भी जारी रखूँ SSC की। तो पापा कुछ पैसे इंतजाम कराए और मैं कोचिंग पढ़ाने लगा वहाँ इलाहाबाद में जाके बच्चों को। तो उससे कुछ पैसे मैनेज हो जाते थे। तो इलाहाबाद में जाके मैंने अपना SSC की तैयारी शुरू की। तो 1 साल मैंने किया होगा तैयारी। उसके बाद कोरोना आ गया। महामारी ने ज्ञान प्रकाश को अपने गांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया, और ये महामारी के दौरान बहुत से लोगों की कहानी है जब लोगों ने शिक्षा और आय का एक्सेस खो दिया। हमने जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और तब भी हमारे पास कौशल नहीं था, लेकिन ज्ञान की कहानी अलग है। उसके लिए कौशल न होना एक एक्सेस का मुद्दा था। भारत में बहुत से लोगों को एक अच्छी शिक्षा तक का एक्सेस नहीं है, लेकिन इससे ये सच नहीं झुटलाया जा सकता कि भारत में नौकरी कौशल एक गंभीर समस्या है। बिल्कुल,
यूनिसेफ के अनुसार 50% से अधिक भारतीय युवा 2030 तक रोजगार के लिए आवश्यक शिक्षा और कौशल प्राप्त करने की राह पर नहीं हैं। इम्पैक्ट फोकस्ड निवेश फर्म ओमिदियार नेटवर्क इंडिया के एक निवेशक सर्वेश कनोडिया को इस अंतर के बारे में बात करते हुए सुने। महत्वाकांक्षी दिमागों द्वारा एक अध्ययन किया गया था। उन्होंने जो राष्ट्रीय रोजगार रिपोर्ट जारी की थी, उससे पता चला कि नौकरी आवेदकों में से केवल 4.6% के पास, आप जानते हैं, अच्छी कोडिंग स्किल्स हैं। इसमें यह भी कहा गया कि 38% भारतीय इंजीनियर वास्तव में कंपाइलेबल कोड नहीं लिख सकते। आपके पास इन्फोसिस, TCS आदि जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियां हैं जिनके पास असल में नए कर्मचारियों को प्रोडक्शन जॉब्स पर रखने से पहले 6 से 8 महीनों तक ट्रेनिंग देने का रिवाज है, लेकिन फिर भी वे अधिक कुशल विकल्पों की तलाश में हैं। दूसरी ओर यदि आप स्टार्टअप या पारंपरिक कंपनियों सहित कई कंपनियों को देखें जो वे अब खुद को डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऐसे इंजीनियरों की जरूरत है जो अनुभवी हों और पहले दिन से ही काम शुरू कर सकें। परिणाम स्वरूप उच्च कुशल वर्कर्स की अधिक मांग है, जबकि बहुत बड़ी संख्या में कम कुशल इंजीनियर वास्तव में नौकरियों की तलाश में रहते हैं या उन्हें कम स्तर की नौकरियां मिलती हैं। आईटी में काम करने वाले केवल 25% ग्रेजुएट आसानी से रोजगार के योग्य हैं। भारत का $60 अरब का आउटसोर्सिंग उद्योग पहले से ही इन ग्रेजुएट्स को तैयार करने पर प्रति वर्ष लगभग $1 अरब खर्च कर रहा है। इससे कॉलेजों का नाम काफी खराब होता है। ऐसा नहीं है कि उद्योग यह उम्मीद करता है कि छात्र तुरंत ही कोड लिख दे, लेकिन समस्या से निपटने में भारत उद्योग जगत की मामूली प्रगति ही इस मुद्दे की गंभीरता को दिखाती है। और फिर भी ये अभी भी काफी नहीं है। तकनीक की दुनिया तेजी से बढ़ रही है। 6 महीने पहले मुट्ठी भर लोग ही OpenAI और ChatGPT के बारे में जानते थे। आज इसने दुनिया में तूफान ला दिया है, जिसमें कॉपीराइटर से लेकर कोडर तक हर चीज के खत्म होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि कुछ कौशल ऐसे हैं जिनकी मांग बढ़ने वाली है। क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में उच्च कुशल उम्मीदवारों को ढूंढना पहले से ही कठिन है। लेकिन सुरंग के अंत में एक रोशनी है। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस अंतर को पहचाना है और ऐसी कठिन समस्याओं के लिए अपरंपरागत समाधान की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है अनसुना बिजनेस मॉडल। तो एक मेरे रिलेटिव ने बताया, वो मसाई स्कूल के बारे में, ऐसा ऐसा है कुछ, मैंने देखा है, एक बार देख लो। तो पहले तो ऐसा बिलीव नहीं हुआ, ऐसा हो भी सकता है कि बिना एक भी, आजकल सारे कोचिंग्स वाले पहले फीस मांगते हैं कि एडवांस जमा करो, ये करो, वो करो, फिर भी कोई गारंटी नहीं होता है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं 4 साल 5 साल, तो ऐसे माहौल देखने के बाद बिलीव होता ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है एक्चुअली में। ज्ञान प्रकाश ने एक मौका लेने का फैसला किया और मसाई स्कूल में आवेदन किया। यह उन छात्रों को टारगेट करता है जिन्होंने 12वीं कक्षा या कोई ग्रेजुएशन किया है और उन्हें सॉफ्टवेयर विकास और डेटा एनालिटिक्स में कोचिंग देता है। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, सही प्रशिक्षण और अवसरों के साथ कोई भी नौकरी के लिए तैयार हो सकता है। तो मैंने अप्लाई किया, तो मैं टेस्ट दिया, तो फिर टेस्ट दे कहाँ से, वो भी प्रॉब्लम था। तो मैं गया, एक भैया है मेरे, तो उनके यहाँ लैपटॉप व्यवस्था कराया, वहाँ बैठ के टेस्ट दिया। 2 राउंड के फेज हुए, फिर एक छोटा सा उसमें इंटरव्यू राउंड भी हुआ था। वो सब टेस्ट जब क्लियर हो गया, शाम तक मैसेज आया कि यू क्लियर। बोला कि चलो सही है, मतलब क्लियर एटलीस्ट हुए कहीं। फिर उसके बाद सब प्रोसेस, तो लैपटॉप की प्रॉब्लम आ गया कि लैपटॉप अरेंज तो करे कैसे, तो मजाक मैंने भर दिया। अब ये एक प्रॉब्लम थी। तो लैपटॉप लेने के लिए मैंने पापा से बोला, तो बोले कि अब इतना अचानक से बता रहे हो तो जॉब भी नहीं, अब कैसे कर सकते हैं। मैं बोला कि ठीक है, फिर छोड़ते हैं, जाने देते हैं, अगली बाद में कर लेंगे। फिर तब तक उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन था, तो मैंने बोला, वो बोले कि अच्छा इससे हो सकता है। तो वहां से करीबन 30,000 रुपये आए, तो मैंने 28,000 का लैपटॉप लिया, वो विस्टा का करके। वो भी मतलब काम चलाऊ ही था, मतलब ठीक था, हो जाता था। तो मैंने अपना सेटअप बनाया और 2 सिम कार्ड खरीदे और रिचार्ज कराया दोनों का। आज मसाई के 80% छात्र टियर 2 और टियर 3 शहरों से आते हैं और 70% से अधिक नॉन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। छात्र अपने कोर्स के लिए भुगतान तभी करते हैं जब उन्हें एक स्थिर नौकरी मिल जाती है।
यह एक विन विन की स्थिति है। मसाई स्कूल के सह संस्थापक और सीईओ प्रतीक शुक्ला को सुने इस बारे में बात करते हुए कि इससे उनके छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा में कैसे मदद मिली है। सुमंता फ्रॉम माय फर्स्ट बैच। सुमंता मेरे पहले बैच का ये बच्चा, उसने अपना करियर ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में शुरू किया। ओके, जब वो 8वीं कक्षा में था तभी से उसने अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए कमाई शुरू कर दी और फिर उसने एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उसने ही अपनी कॉलेज की फीस भी भरी। जब वो मसाई से जुड़ा पहले बैच में, तब वो बेंगलुरु में एक टेक स्टार्टअप में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव था। वो अपनी पूरी तरह से फटी हुई शर्ट के साथ आया था और एकदम फटी हुई। तो ये लड़का आया और उसने दरअसल कहा कि मैं एक प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक प्रोग्रामर बनूंगा। तो वो बेंगलुरु में 1 BHK अपार्टमेंट में 16 अन्य लोगों के साथ रहता था और उनमें से 15 उसके ही गांव के सुरक्षा गार्ड थे। वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करने वाला अकेला व्यक्ति था। तो ये लड़का 7.5 महीने पहले बैच में पूरे 7.5 महीने हमारे ऑफिस में रहा। वो वहीं सोता था, वहीं सब कुछ करता था। वो एक बार अपने कपड़े धोने के लिए अपने घर जाता था तो उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। एक को वो शुक्रवार को पहनता था और फिर वो चला जाता था और फिर दरअसल वो दूसरे को धोकर पहनता था। ये लड़का 18 लाख प्रति वर्ष के करीब कमा रहा है और ये लड़का अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहा है। सुमांथा जैसी कहानियां सुनना हम्बलिंग और इंस्पायरिंग है। इस बिजनेस मॉडल ने ही मसाई को इतना बैंकेबल बनाया है और सुमांथा अकेला नहीं था जिसने मसाई से अपना करियर बनाया। ज्ञान प्रकाश की कहानी का भी सुखद अंत हुआ। जैसे उसने मसाई के पाठ्यक्रम को पढ़ा, उसे न केवल शिक्षकों से बल्कि मसाई में अपने साथियों से भी समर्थन मिला। वे सब देर तक जागते थे, एक साथ पढ़ते और परेशानियों का समाधान करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ तक जाता गया और मसाई से ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। शुरुआत में उसे नौकरी नहीं मिली, लेकिन तभी मसाई से किसी ने कदम बढ़ाया। 1 महीने प्लेसमेंट में बैठने के बाद नहीं हुआ तो फिर मेरा अनिरुद्ध सर से भी बातचीत होता था, हो नहीं रहा सर, ऐसा है कि मेरे को अर्जेंट चाहिए, मेरे को मतलब चांसेस कम मिल रहे थे। तो बोला कि नहीं, मेरे को चाहिए ही चाहिए मौका, क्योंकि मेरा हालत वैसा नहीं है कि मैं 2-3 महीने सर्वाइव कर पाऊँ यहाँ पे। तो बोले ठीक है दिलाता हूँ। तो फिर वही कंट्रोल शिफ्ट अप्लाई हुआ और हुआ तो फर्स्ट राउंड में क्लियर हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि ज्ञान प्रकाश मिश्रा को नौकरी मिल गई, लेकिन मुझे हैरानी है कि उन नौकरियों का क्या जो टैग से बाहर हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के ठीक बाद। स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर से स्वागत है। टेक जॉब्स सबसे अधिक प्रतिष्ठित जरूर हो सकती हैं, लेकिन क्या भारत को अन्य क्षेत्रों में भी नौकरी के लिए तैयार लोगों की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल, निजी क्षेत्र के अलावा सरकारी नौकरियां भी है जिनकी अत्यधिक मांग है ना? ओ हाँ, भारत में सरकारी नौकरियां इतनी प्रतिष्ठित हैं कि इसके कारण पहले तो एक बहुत हंसी वाला लेकिन उतना ही डरावना अनुभव हुआ। दूल्हे का अपहरण, बोलचाल की भाषा में इसे पकड़ुआ शादी या जबरिया शादी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के पश्चिमी हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्यों में एक घटना है जो मुंगेर और दुमका जिलों में अधिक प्रमुख है। बेहतर शिक्षित और या अमीर पुरुष पाने के लिए योग्य कुंवारे लोगों का दुल्हन के परिवार द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और बाद में जबरन शादी कर दी जाती है। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है जिसे तुम बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो? काश मैं ऐसा करता, लेकिन 2017 में बिहार सरकार के ऑफिशियल डेटा से पता चला है कि शादी के लिए लगभग 3,400 दुल्हों का अपहरण किया गया था। ये एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक है। भारत मुझे हैरान करने में कभी असफल नहीं होता। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग सबसे बड़े व्यवसायों में से एक है,
बस दिल्ली के मुखर्जी नगर में कदम रखे और ये जगह IAS कोचिंग संस्थानों से भरी पड़ी है। लेकिन कोचिंग संस्थान अक्सर महंगे होते हैं और बड़ी आबादी, खासकर नेक्स्ट हाफ बिलियन लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं होते हैं। आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे बनाते हैं जो वित्तीय बाधाओं वाली आबादी को पूरा करता है? यहाँ सर्वेश समझा रहे हैं कि तो आप जानते हैं, जब आप देखते हैं कि NHB के लिए एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए क्या आवश्यक है, अगर मुझे इसे सरल बनाना हो तो मैं इसे 2 तरीकों से रखूंगा, है ना। एक तो ये कि आपके पास ग्राहक के लिए एक मजबूत और अलग मूल्य प्रस्ताव है, और दूसरा ये कि आप इस मांग को पूरा करने में सक्षम होने के लिए एक वायबल यूनिट इकोनॉमिक्स का पता लगाएं। अब शिक्षा और नौकरियों जैसे क्षेत्र के मामले में खरीदार के लिए भुगतान करने की इनहेरेंट प्रोपेंसिटी पहले से ही मौजूद है, जिसमें NHB से जुड़े लोग भी शामिल हैं, सही। और ये उस समाधान का उपयोग करके अपने करियर ट्रेजेक्टरी में पोटेंशियल चेंज की उनकी आकांक्षा से प्रेरित है। और सच ये है कि बाजार में क्वालिटी ऑफरिंग्स की कमी है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे क्वालिटी पर ध्यान रख रहे हैं और परिणाम दिखाने में सक्षम हैं। अब दूसरा भाग ये है कि वे एक वायबल बिजनेस मॉडल कैसे डिजाइन करते हैं। वहां प्राइसिंग या रेवेन्यू उस मूल्य से नियंत्रित होता है जो आप ग्राहक के लिए बना रहे हैं। अब ये विकल्प कि वह पेमेंट मॉडल सब्सक्रिप्शन पे है या वन टाइम, ये उस ऑफरिंग और कीमत पर निर्भर करेगा जो आप उनसे भुगतान करने के लिए कह रहे हैं। हम जो देखते हैं वो ये है कि ग्राहक तब भुगतान करने को तैयार होते हैं जब उनके लिए NHB सहित एक मजबूत मूल्य रखा होता है। लेकिन राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों के बारे में क्या? IAS परीक्षाओं को पास करना बेहद कठिन है और हर साल बहुत कम लोग ही इसमें प्रवेश पाते हैं। ये बिल्कुल वही है जो मोहम्मद हिसामुद्दीन या हिसाम ने देखा। हिसाम केरल से है और वो भारत में नौकरियों के लिए भारतीय भाषा सीखने के प्लेटफॉर्म एंट्री के संस्थापक और CEO है। उन्होंने पारंपरिक कोचिंग बिजनेस से शुरुआत की, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका और इस प्रक्रिया में उन्होंने कुछ अलग खोजा। उस एक व्यवसाय को चलाने में हमारे पास जो प्रमुख नजरिया था वह 2 वर्षों के लिए कोचिंग व्यवसाय का डैशबोर्ड था। इसलिए मैंने मार्केटिंग और सेल्स के लिए खुद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगभग 150 से 200 कोचिंग संस्थानों का दौरा किया। और एक नजरिया जो मैंने पहली बार देखा वह दरअसल ये था कि यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक संस्थान था, तो इन स्थानीय भाषा सरकारी नौकरी परीक्षाओं, अंग्रेजी बोलने आदि के लिए 100 गुना थे। ये ईंट और मोर्टार कोचिंग संस्थान थे जो पहले उन्हें सरकारी नौकरी परीक्षाओं और अंग्रेजी बोलने के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षित करते थे। तो उस नजरिए से हम जानते थे कि यह बाजार इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के बाजार से कहीं ज्यादा बड़ा था। और हमने केरल PSU के लिए मलयालम में इस स्थानीय भाषा कोर्स का तुरंत प्रयोग किया, जो केरल में एक सरकारी संस्था है जो केरल में विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। इसलिए हमने केरल में इस LDC परीक्षा से शुरुआत की और संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी। तो हमने तुरंत पता लगा लिया कि अकेले केरल में हर 18 से 24 महीने में लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग इस परीक्षा को देते हैं, है ना। इसकी तुलना पूरे भारत में हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने वाले लगभग 10 से 15 लाख लोगों से करें। ये दिलचस्प है कि हिसाम ने शुरुआत से ही भारतीय भाषाओं में कोचिंग शुरू कर दी थी। लेकिन इसका कोई मतलब तो बनता है ना? भारतीयों को सीखने में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक विदेशी भाषा में कोर्स मटेरियल का होना है। हमारा ज्यादातर सिलेबस अंग्रेजी में है, लेकिन ये हमारी मूल भाषा नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि आप में से बाकी लोगों के लिए ये कैसा था, लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो शायद ही कोई अंग्रेजी बोलता था। ये फनी था कि हमें अपना सारा कोर्स का काम ऐसी भाषा में करना पड़ता था जो इतनी विदेशी थी कि मेरे सहपाठी हर समय इसके बारे में मजाक बनाते थे। मैं कहूंगी कि मुझे साफ फायदा था, क्योंकि मैं इसे अच्छे से बोल सकती थी। एंट्री पहले ही 5 भारतीय भाषाओं में फैल चुकी है, जिसमें 1.1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स और 4.5 लाख भुगतान करने वाले यूजर्स हैं। और मसाई की तरह हिसाम के पास भी साझा करने के लिए कुछ प्रेरक कहानियां हैं। This blind user
ये नेत्रहीन यूजर एक एंड्रॉयड फीचर जो वॉइस फंक्शनैलिटी का उपयोग करने वाले यूजर ऐप्स की मदद करता है का उपयोग करके एंट्री का उपयोग करता है। एंट्री का उपयोग करने के बाद उन्हें ब्लाइंड कैटेगरी में रैंक 1 मिला। वह एक प्रेरणादायक कहानी थी। एक ऑटो रिक्शा चालक था जिसने सरकारी नौकरी की परीक्षा की। ऑटो चलाते समय उन्होंने एंट्री ऐप का उपयोग करके सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई की और मुझे लगता है उन्हें पहले 100 रैंक में स्थान मिला था। उसे नौकरी मिल गई। 3 बच्चों वाली एक विधवा थी जिसने हाल ही में अपने पति को खो दिया था और उसने एंट्री से तैयारी की और नौकरी प्राप्त कर ली। और ये सिर्फ प्रवेश परीक्षा की कोचिंग नहीं है जो एंट्री प्रदान करती है। उन्हें सॉफ्ट स्किल्स के महत्व का भी एहसास है और वे एक बहुत लोकप्रिय हिंदी से अंग्रेजी सीखो कोर्स चलाते हैं। हम अंग्रेजी को दुश्मन के रूप में नहीं देखते हैं। दरअसल मुझे लगता है कि इस दुनिया में अंत में लोगों को जीवित रहने और अपने निजी करियर में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखनी होगी। हम केवल एंट्री देखते हैं। हम केवल अपने यूजर्स को वास्तव में कौशल बढ़ाने योग्य बनाते हैं और फिर स्पष्ट रूप से तैयार करने के लिए अंग्रेजी भी सिखाते हैं। इसलिए हम अंग्रेजी को बाहर नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम अपने यूजर्स से अंग्रेजी आदि न सीखने के लिए नहीं कह रहे हैं। वास्तव में एंट्री के अंदर टॉप कैटेगरी में से एक अंग्रेजी बोलने वाली कैटेगरी है। वास्तव में मेरा मतलब है कि एंट्री के अंदर टॉप कैटेगरी अभी हाल ही में बोली जाने वाली अंग्रेजी कोडिंग है। इसलिए हमारा मानना है कि उन्हें सीखना होगा। अंत में अंग्रेजी सीखनी ही होगी। लेकिन जब उन्हें कोई कौशल सीखना है और अगर वे अभी अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी का उपयोग करके उन्हें कुशल बनाने का प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है, है ना? तो हम चाहते हैं, हम उस पुल का निर्माण कर रहे हैं जहां वे पहले कौशल विकसित कर सकें और फिर अंग्रेजी सीख सकें, है ना? या पहले अंग्रेजी सीखना और फिर कौशल में सुधार करना, है ना? इस एपिसोड के लिए लोगों का इंटरव्यू लेते समय मुझे जो चीजें महसूस हुई उनमें से एक ये है कि अंग्रेजी को दुश्मन मानना इसे देखने का एक बहुत ही शहरी तरीका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली चंद्रा एक एंट्री यूजर है जिन्होंने ऐप पर अंग्रेजी सीखी और अपनी खुद की कोचिंग क्लास शुरू की। मैंने ट्यूशन जो है, मैं जब क्लास 5 में थी तभी से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो टीचिंग का मुझे एक्सपीरियंस था पहले से ही। तो मैंने सोचा कि जितना मैं सीख रही हूँ इंग्लिश से थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है तो मेरे साइड के जो बच्चे हैं मैं उनको सिखा सकती हूँ। तो फिर ऐसे करके मैंने स्टार्टिंग में 2-3 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा। जो भी मैं पढ़ती थी सर के साथ वो मैंने बच्चों से शेयर किया। एंड देन फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब बच्चे बढ़ने लगे। मैं जो पढ़ती थी मैं उन्हें पढ़ाती थी। तो फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया कि 50-60 स्टूडेंट्स होने लगे। तो फिर मैंने कोचिंग सेंटर अपने ही साइड बगल में ही खोला था। तो फिर ये चल रहा था साथ ही साथ। तो फिर अभी मुझे कुछ महीने पहले मेरे को माइग्रेन अटैक्स आने लगे। मेरे हेड में बहुत दर्द होने लगा था। तो फिर मैंने बंद कर दिया। और रिसेंटली मैं अभी एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ एज एन इंग्लिश टीचर। और जो भी मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं अभी भी सीख रही हूँ, वही मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। जब मैंने चंद्रा से पूछा कि उसके गांव के लोगों को अंग्रेजी क्यों सीखनी है, सोचती हूँ कि शायद उन्हें नौकरी के अवसरों या कुछ और के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो उन्होंने यही कहा, उन्हें अंग्रेजी बोलने का शौक है। मुझे ये अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अंग्रेजी को सिर्फ आगे बढ़ने के साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक नई भाषा में महारत हासिल करना भी बहुत मजेदार है। पॉडकास्ट के अंत तक पहुंचने से पहले सर्वेश इस बारे में बात कर रहे हैं कि एंट्री को एक वायबल बिजनेस क्या बनाता है। So there is no mass skilling player. इसीलिए आज बड़े पैमाने पर मास स्किलिंग प्लेयर नहीं है। आप जानते हैं, यदि आप सच में सरकारी नौकरियों, निजी नौकरियों और स्वरोजगार के स्पेक्ट्रम में छात्रों के लिए अवसर पैदा कर सकते हैं तो एंट्री वास्तव में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखता है यदि वे वादे को पूरा कर सकते हैं, है ना? इसीलिए वे जो भी दे सकें वो एक प्रोडक्ट के माध्यम से एक बहुत ही उच्च क्वालिटी वाला अनुभव है जिसका अपने छात्रों के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। और परिणाम स्वरूप वे वास्तव में एक ऐसी ऑफरिंग से क्वालिटी शिक्षा में सुधार कर रहे हैं जो अलग अलग आय वर्गों और भौगोलिक क्षेत्रों में बहुत सस्ती है, जिसमें छोटे टाउन और शहर भी शामिल हैं, जहां ग्राहकों के पास क्वालिटी ऑफलाइन विकल्प नहीं है और वे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों के कंटेंट का लाभ उठा रहे हैं।
ताकि पहली पीढ़ी के सीखने वाले भी अपनी स्थानीय भाषा में सीख सके। बिल्कुल, और युवा भारत की आकांक्षाओं को देखना प्रेरणादायक है। सुमांथा से जो 8 महीने तक मसाई कार्यालय में रहे और आज प्रतिवर्ष 18 लाख कमाते हैं, चंद्रा तक जो एक अंग्रेजी शिक्षिका बनी और अपना खुद का कोचिंग संस्थान स्थापित किया। चाहे वो सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियां हों, स्मार्टफोन भारतीयों के कौशल बढ़ाने और नौकरी के लिए तैयार होने के तरीकों को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। नेक्स्ट हाफ बिलियन तैयार हैं और जाने के लिए उत्सुक हैं, और स्मार्टफोन उन्हें वहां तक पहुंचा देंगे। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूं और मैं निवेदिता हूं। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है, वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidiyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।